दिव्य सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्टडी फाइव पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो ज्योतिष के एक नकारात्मक पहलू से जुड़ा हुआ है और जहाँ तक कि मेरा मानना है हमें हर पहलू के बारे में जानना चाहिए। हमने अभी तक जितने वीडियोस में जितनी भी चर्चाएं की हैं वो हर उस सकारात्मक पहलू को दर्शाती है जीवन के जिसमें हर व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर यहाँ पर जब भी हम जीवन की बात करते हैं तो हमेशा हमें कभी ना कभी नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है और यदि हम नकारात्मकता को लेकर के पहले से ही अपने आप को सहज रूप से प्रिपेयर करके चलेंगे उसके लिए तो हम आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। तो आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है चंद्रमा का नकारात्मक पहलू। चंद्रमा के बारे में हमने अभी तक बहुत कुछ जाना है और यह भी जाना है कि चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष शास्त्र में। महत्वपूर्ण इतना इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति का मन है इसलिए। और हमने अभी तक कई वीडियोस में ये चर्चा की है कि चंद्रमा किसी भी कार्य को लेकर के सबसे पहला ग्रह होता है जिसका विश्लेषण जिसका आकलन किया जाना अनिवार्य है। तो आज हम चर्चा करेंगे चंद्रमा के नकारात्मक पहलू के बारे में और ये जानेंगे कि जब चंद्रमा नकारात्मक होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो वो कैसे परिणाम देता है। और इस विषय में सबसे अधिक हम चर्चा करेंगे मानसिक रोगों के बारे में, मानसिक समस्याओं के बारे में, क्योंकि वो चंद्रमा द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इस विषय में कि इस विषय के बारे में कि चंद्रमा जब नकारात्मक हो जाता है तो कौन कौन से ऐसे परिणाम होते हैं जो वो देता है व्यक्ति की कुंडली में। सबसे पहले जब भी हम नकारात्मकता की बात करते हैं मानसिक रूप से तो मानसिक रोगों के बारे में सबसे पहले हमारे मन में ख्याल आता है मानसिक समस्याओं के बारे में। मानसिक समस्याएं जो होती हैं व्यक्ति को उत्पन्न होती हैं वो किन ग्रहों के कारण होती हैं उनके बारे में जानते हैं। 4 ग्रह हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं मानसिक रोगों के लिए। मानसिक रोगों को पैदा करने वाले ये 4 ग्रह ही होते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। वो है चंद्रमा, बुध, राहु और केतु। चंद्रमा, बुध, राहु और केतु इसलिए है क्योंकि चंद्रमा व्यक्ति का मन है, मस्तिष्क है। यदि चंद्रमा अच्छा नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है, अच्छी अवस्था में नहीं है तो व्यक्ति को यह समझ ही नहीं आएगा कि उसके इर्द गिर्द हो क्या रहा है। बुध इसलिए क्योंकि बुध व्यक्ति की बुद्धि है, इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, बुद्धिमत्ता, वो बुध है। तो जब व्यक्ति के अंदर बुद्धिमानी ही नहीं बचेगी, उसे सहज रूप से समझ ही नहीं आएगा कि उसे कौन से निर्णय लेने हैं, कौन से निर्णय नहीं लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। तो जो चीज़ें सक्रिय रूप से समझ नहीं आती हैं व्यक्ति को वो बुध है। इसलिए यदि बुध अच्छी अवस्था में नहीं होगा तो फिर व्यक्ति को मानसिक रोगों की समस्या हो सकती है। राहु और केतु इसलिए क्योंकि राहु क्या है? राहु है इल्यूजन, राहु है धोखा। राहु हर उस चीज़ को दर्शाता है जो कि है ही नहीं पर व्यक्ति को लगता है कि वो है। और केतु इसलिए क्योंकि केतु एक बगैर सिर का ग्रह है, इसलिए वो मूर्खता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जब केतु इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि जब केतु का नकारात्मक प्रभाव अधिक होगा तो व्यक्ति को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि उसे क्या करना चाहिए, कैसी सिचुएशंस में उसको क्या करना चाहिए। इसलिए तो ये 4 ग्रह हैं। इसके बाद भाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। छठा भाव भी हम लेते हैं पर छठा भाव रोग का ही भाव है। सिर्फ किसी भी प्रकार के रोग को आप छठे भाव से देख सकते हैं पर छठा भाव मानसिक रोगों को दर्शा सकता है पर वो रोगों को सामान्य रूप से दर्शाता है, ना कि किसी स्पेसिफिक रोग को। तो यहाँ पर ये सारे भाव हैं, पहला, दूसरा, चौथा, 8वां और 12वां, जो कि आपके मानसिक संतुलन को नियंत्रित करते हैं। यदि ये भाव कुपित अवस्था में चले जाते हैं तो व्यक्ति को मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राशियों की बात करते हैं तो जो जलीय राशियां हैं
वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं जब भी व्यक्ति के मानसिक संतुलन की बात हो। वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। कर्क राशि इसलिए क्योंकि कर्क राशि व्यक्ति को जो भी भावनाएं, संवेदनाएं हैं उनको नियंत्रित करती है, उनको संबोधित करती है। वृश्चिक राशि जो भी सेक्सुअल बिहेवियर है और नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। और मीन राशि हेलुसिनेशंस को दर्शाती है। हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, ऐसी हर वो चीज़ जो कि हकीकत में है ही नहीं पर व्यक्ति को लग रहा है कि वो है, वो मीन राशि दर्शाती है। मीन राशि व्यक्ति का अंतर्मन होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। फिर ये वो भाव, राशियां और ग्रह हो गए। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से वो योग बन सकते हैं, वो युतियां बन सकती हैं जो कि इन समस्याओं को उत्पन्न कर सकते हैं व्यक्ति के जीवन में। यहाँ पे हम जितने भी योगों की बात करेंगे उस सब में दो चीज़ें समान हैं और उनको आप अभी याद कर लें। वो है कुपित चंद्रमा और बुध। जब तक चंद्रमा और बुध कुपित अवस्था में नहीं होंगे इनमें से कोई भी योग मानसिक रोग प्रदान नहीं करेगा। चंद्रमा और बुध का कुपित होना ज़रूरी है। यदि चंद्रमा और बुध कुपित अवस्था में नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली में उसको ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति को मानसिक रोगों की समस्याएं हो सकती हैं। जब तक चंद्रमा और बुध अच्छी अवस्था में नहीं है तब तक ये रोग तभी संभव है जब तक चंद्रमा और बुध अच्छी अवस्था में ना हो। फिर अब जानते हैं उन युतियों के बारे में। सबसे पहले व्यक्ति के मन में असामान्य बर्ताव आता कैसे है? वो तब होता है जब पहला भाव या पहले भाव का स्वामी ग्रह राहु, केतु या अन्य कुपित ग्रह, अन्य नकारात्मक ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, केतु इनसे प्रभावित हो। इसके अतिरिक्त चंद्रमा और बुध दोनों ही कुपित हों तब ये स्थिति बनती है कि व्यक्ति का जो बर्ताव होगा वो असामान्य होगा, एबनॉर्मल बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं। और फिर से मैं ये दोहरा रहा हूँ कि जितने भी युतियों की मैं बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जितने भी युतियों को मैं आपको बताऊँगा उन सारे युतियों में दो चीज़ समान है, चंद्रमा और बुध की कुपित अवस्था। उसको आपको याद रखना है। बगैर कुपित अवस्था के ये योग इन प्रकार के मानसिक रोगों की समस्याओं को उत्पन्न नहीं करेंगे। फिर अगला जो योग है उसमें यह है कि चंद्रमा कुपित अवस्था में हो, राहु केतु से ग्रसित हो और बुध नीच अवस्था में हो, नीच राशि में हो, खराब नक्षत्रों में हो, जैसे कि राहु और केतु के नक्षत्र में हो या खुद के ही नक्षत्र में हो, तो व्यक्ति को मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। और कुपित अवस्था से मेरा अर्थ यह है कि चंद्रमा या बुध दोनों ही या तो नीच राशि के हैं या शत्रु राशि में हैं, खराब भावों में स्थित हैं, खराब ग्रहों की दृष्टि में हैं, उनके साथ युति में हैं, जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु अच्छी राशियों में नहीं हैं, खराब नक्षत्रों में हैं, तो वो कुपित अवस्था में है। फिर अगला जो योग है वो ये है कि जब भी चंद्रमा राहु और केतु के साथ ग्रहण योग बनाता है, यानी कि जब चंद्रमा और राहु एक साथ युति में होते हैं या चंद्रमा और केतु एक साथ युति में होते हैं, और ख़ास तौर से यदि ये युति 5 डिग्री या 5 अंशों के अंतराल पर बनती है, तो ये जो ग्रहण है, जो ग्रहण योग है, वो और ज़्यादा प्रबल हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, हकीकत क्या है। हकीकत और व्यक्ति जो सोच रहा है, जो अपने ही ख्यालों में खोया, उसको उन दोनों की दुनियाओं में समझ नहीं आता फ़र्क क्या है, क्योंकि राहु का पूरा प्रभाव चंद्रमा के ऊपर है। यानी कि अब व्यक्ति अपने ही दुनिया में खोया रहेगा। यानी कि राहु जो स्वयं की दुनिया है, व्यक्ति फैंटेसी जिसको हम बोलते हैं, खुद ही इमेजिनेशन कर रहा है, खुद ही सोच रहा है, और चंद्रमा मन है। तो मन जब पूरी तरीके से इसी जगह घूमेगा तो उसे समझ नहीं आएगा कि हकीकत में हो क्या रहा है। इसलिए जब भी ग्रहण योग बनता है
और बुध नकारात्मक स्थिति में है कुंडली में, यानी कि कुपित अवस्था में है और इन्हीं भावों में है, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा, 8वां या 12वें भावों में ये योग बनता है, बुध की स्थिति खराब है, तो व्यक्ति को मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जब भी चंद्रमा राहु के साथ, चंद्रमा राहु और केतु के साथ या मंगल और शनि, इन सारे ग्रहों के साथ जब भी 12वें भाव में स्थित होता है, 12वें भाव में जब भी चंद्रमा नीच राशि में हो, मंगल शनि के साथ हो, राहु केतु के साथ हो, या राहु केतु इसको चौथे भाव से दृष्टि डाल रहे हों इस पर, तो भी ये दर्शाता है कि व्यक्ति को मानसिक रोग हो सकते हैं, वो भी जिनमें हेलुसिनेशंस की समस्याएं होती हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये सारे रोग हो सकते हैं यदि चंद्रमा 12वें भाव में नीच राशि में स्थित हो, मंगल शनि के साथ हो, मंगल शनि भी अच्छी अवस्था में नहीं है, राहु और केतु के साथ हो, और बुध की स्थिति अच्छी ना हो, बुध भी इसी राशि में या तो स्थित हो या राहु केतु के साथ ग्रसित हो, और ये योग यदि 12वें भाव में बने, पहले भाव में बने या दूसरे भाव में बने, तो ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्रिएट करता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर उत्पन्न करता है। मानसिक रोग जो कि जिनमें हेलुसिनेशंस, डिसऑर्डर्स, जैसे डिल्यूजन्स जिनमें होते हैं, जिसमें व्यक्ति वो सारी चीज़ें देखता है जो कि हकीकत में है ही नहीं, जो कि उसके मन की सिर्फ सोच है, वैसे सारे मानसिक रोग इस अवस्था में व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होते हैं जब ये योग बनता है। फिर से मैं कहूँगा, चंद्रमा और बुध की कुपित होना ज़रूरी है। ठीक, फिर जब भी राहु और केतु पहले और 7वें भाव में स्थित होते हैं और मंगल शनि या फिर नीच राशि का चंद्रमा या बुध कुपित बुध यदि साथ में स्थित हों पहले या 7वें भाव में, जो फर्स्ट और 7th एक्सिस होती है, यदि इसमें ये योग बनते हैं तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, मन में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, और ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा असंतुलित होता है। खास तौर से जब मंगल साथ में स्थित है तो क्रोध बहुत ज़्यादा असंतुलित होगा। ये व्यक्ति क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं, मानसिक रोगों के कारण कुछ भी कर सकते हैं। कई सारे जो मर्डरर्स रहे हैं उनके चार्ट्स में आपको ऐसे योग देखने को मिलेंगे। बुध चंद्रमा दोनों ही नीच राशियों में स्थित हैं, पहला भाव लग्न का स्वामी ग्रह दोनों ही कुपित अवस्था में है, राहु केतु मंगल शनि इन सारे ग्रहों से ग्रसित हैं, जकड़े हुए हैं, तो व्यक्ति का जो पूरा मन है वो समाप्त हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है, क्योंकि मानसिक समस्याएं पूरा मन उसका घेर लेती हैं इस वजह से। अगला जो योग है वो है कि जब भी चौथे भाव में 2 या 2 से अधिक ग्रह, ज़्यादातर 4 ग्रह, जब भी चौथे भाव में 3 से 4 ग्रह युति में एक साथ हों, और वो 3 से 4 ग्रह कौन से हो सकते हैं? नीच का चंद्रमा, नीच का बुध या कुपित अवस्था का बुध, खराब राहु और केतु, खराब मंगल और शनि यदि चौथे भाव में स्थित होते हैं युति में, और ख़ास तौर से यदि ये युति बहुत नज़दीकी अंशों पर बन रही हो, तो ये बहुत ज़्यादा नकारात्मकता व्यक्ति के मन में पैदा करते हैं, और यहाँ पर व्यक्ति के मन में भावनात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है। भावनात्मक असंतुलन के कारण व्यक्ति ऐसे पागलपन की सीमाओं तक जा सकता है जो कि अकल्पनीय है, क्योंकि यहाँ पर चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है भावनाएं और संवेदनाएं। चंद्रमा क्या है? भावनाएं और संवेदनाएं। बुध क्या है? आपकी तर्कशीलता यदि खराब है, मन मस्तिष्क खराब है, चौथा भाव यानी कि संवेदनाएं खराब हैं, राहु और केतु और मंगल और शनि का दुर्प्रभाव है, कुपित अवस्था में सारे ग्रह विद्यमान हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति बनाएंगे कि व्यक्ति
को व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से कठिनाइयाँ आएंगी और व्यक्ति को समझ नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है, क्यों भावनात्मक रूप से उसका जीवन कैसा है वो उसे नहीं मालूम होगा, और कई सारी भावनात्मक समस्याएं होती हैं। यहाँ पर चंद्रमा और राहु और बुध और राहु यदि स्थित हैं, नीच राशि में हैं, तो ये योग बनते हैं जो कि बहुत अधिक और प्रबल प्रकार की मानसिक समस्याएं दे सकते हैं व्यक्ति को, यदि ये चौथे भाव में बन रहा है। और ख़ास तौर से ये योग जलीय राशियों में ही बनना चाहिए। जलीय राशियों में बन रहा है तो ये मानसिक समस्याएं दे सकता है, खास तौर से जलीय राशियों में भी, वृश्चिक राशि में। फिर ये तो वो सारे योग हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में मानसिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं, पर जो मानसिक समस्याएं दे रहे हैं उनकी जो मात्रा है, उनकी जो शक्तिशीलता है, उसका ज्ञान आप कैसे करेंगे, उसका आकलन कैसे करेंगे? उसका आकलन आप करेंगे छठे, आठवें और 12वें भाव की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करके, कि छठे, आठवें और 12वें भाव की स्थिति कैसी है। यदि ये भाव अच्छी स्थिति में है तो ये पता चलता है कि व्यक्ति भले ही बीमारी से ग्रसित होगा, समस्याएं आएंगी, पर उनसे रिकवर हो जाएगा, उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे और वो पुनः स्वस्थ होकर वापस आएगा। पर यदि छठे, आठवें और 12वें भाव भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर व्यक्ति का पुनः स्वस्थ होना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि पहले से ही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और जो सही करने योग्य भाव हैं वो भी यदि नकारात्मक हैं तो नकारात्मकता इतनी बढ़ जाती है कि अब यहाँ से वापस पुनः स्वस्थ होकर वापस आना वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो ये वो भिन्न भिन्न प्रकार के योग हैं जो कि मानसिक समस्याएं दे सकते हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में। पर जब भी आप ऐसे विषयों का विश्लेषण करते हैं तो सावधानी बरतें, क्योंकि यही नहीं है कि जब आप इन योगों को देखें किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो आप सीधे तौर पर बोल दें कि नहीं, आपको मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है। जब भी आप ऐसे क्रिटिकल मैटर्स को एनालाइज करते हैं तब हमेशा पूरी सावधानी बरतें। एक एक चीज़ को सूक्ष्मता से देखा जाता है, और यहाँ पर सिर्फ लग्न कुंडली को ही नहीं देखना है, फिर आपको नवमांश में भी देखना होगा और षष्ठांश में भी देखना होगा। D6 चार्ट जो होता है, जिसमें जो कि सिर्फ और सिर्फ रोग और व्यक्ति की जो सेहत होती है उसको ही लेकर के एक वर्ग माना जाता है, उसका आकलन करना, उसका विश्लेषण करना अनिवार्य है। बगैर उसके विश्लेषण के आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। तो यदि उनमें भी चंद्रमा की स्थिति, बुध की स्थिति अच्छी नहीं है, राहु, केतु, मंगल, शनि कुपित अवस्था में है, नवमांश में, षष्ठांश में, लग्न में, तो आप कह सकते हैं हाँ, व्यक्ति को मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। पर सिर्फ और सिर्फ लग्न कुंडली में सिर्फ ये ही भाव देखकर आप कह दें, वो सही नहीं है। पहले आप सारे डिविजनल चार्ट्स में और लग्न चार्ट में पूरी तरीके से विश्लेषण करें, फिर किसी नतीजे पर पहुँचें। और फिर से मैं कहूँगा, ये नकारात्मकता का विषय नहीं है। किसी विषय के बारे में ना जानने से अच्छा उसके बारे में कुछ जान लेना। इसलिए यहाँ पर आज हमने जो जाना वो मेरे ख्याल से कोई नकारात्मकता नहीं है, वो जीवन का पहलू है। यदि भले ही वो नकारात्मक हो, पर उसके बारे में हर व्यक्ति को जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे। इसलिए तो ये सारे वो योग हैं, और जब भी आप इसका विश्लेषण करें, मैं फिर से कहूँगा, जब भी विश्लेषण करें तो सावधानी बरतें और एक एक चीज़ को सूक्ष्मता से देखें, नक्षत्रों को देखें, डिग्रीज पे जाएं। जब तक आप इन छोटे छोटे चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक आप किसी नतीजे पर, किसी कंक्रीट कंक्लूजन जिसको हम बोले, निष्कर्ष पर नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये सारे वो योग होते हैं जो कि मानसिक रोगों के लिए जिम्मेदार हैं, और ये होता है चंद्रमा का नकारात्मक पहलू जिसके बारे में आज हमने जाना। और फिर से मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि यहाँ पर कुपित चंद्रमा और बुध कुपित होना अनिवार्य है। यदि चंद्रमा और बुध कुपित अवस्था में नहीं है
तो ये असामान्य बर्ताव भले ही दे सकता है पर मानसिक रोग नहीं देगा व्यक्ति को। ठीक है, तो अपनी चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।